आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का कंप्लीट फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प तरीके से। और अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ एक जगह पर काटे तो दिस इज अ फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है? जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी कि सर 1 1 और ऑन टू दोनों है। किसी भी फंक्शन के पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, यानी फंक्शन पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, यानी दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त हो गए। बहुत से राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं दृष्टि स्कूल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का कंप्लीट फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प तरीके से। ये सेशन आप लोग जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता तब तक आप रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए देख सकते हो। जब भी आपको फार्मूला रिवीजन करना हो, आराम से कान के अंदर आप ईयरफोन लगाओ और अच्छी तरीके से प्रॉपर पूरा फार्मूला रिवीजन कर लो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में भैया सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द रिलेशन। रिलेशन होता क्या है बाबू? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। इसको अपन लिखते कैसे हैं? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है सर? टाइप ऑफ रिलेशन हमारे सिलेबस में मेनली 3 टाइप के हैं जहां से सवाल पूछे जाता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसे कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे रिलेशन को कहते हैं अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो। सिमेट्रिक हम किसे कहते हैं? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सर बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ट्रांजिटिव हम किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव अगर ए का रिलेशन बी के साथ में, बी का रिलेशन सी के साथ में, तो ऐसे केसेस में ए का रिलेशन सी के साथ में होना जरूरी है। ट्रांजिटिव में ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ में, बी का आगे कहीं है ही नहीं, तो ऐसे केसेस में हम ट्रांजिटिव रिलेशन को नहीं टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो वैसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस फटाफट रिवीजन देखते चलो। बेटा फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन की शुरुआत को हम हमेशा वर्टिकल लाइन टेस्टिंग से देखते हैं। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को एक से ज्यादा जगह पर काटती है तो सर दिस इज नॉट अ फंक्शन। और अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ एक जगह पर काटे तो दिस इज अ फंक्शन। इसके बाद डोमेन और रेंज पर हम लोग आते हैं। अच्छा, मुझे एक जल्दी से छोटी सी बात यहाँ पर और बता दूं कि आखिरकार फंक्शन के 2 केसेस कौन से नहीं होते। एक तो अगर हमारे पास मैपिंग है तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा कि किसी भी एक एक्स पर डबल वाई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये 2 केसेस फंक्शन नहीं होते, बाकी सारे केसेस हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर हमारे पास एफ ए टू बी बेटा लिखा हुआ है, यहाँ पर ए को हम क्या कहते हैं बाबू? डोमेन। बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन। ध्यान रखना, रेंज हम सेट बी की सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को कहता है जिनका प्री इमेज ए के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जरा कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के रेंज और डोमेन के ऊपर। मैं यहाँ पर आपको ग्राफिकली नहीं बल्कि फटाफट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है बाबू? एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। कॉस एक्स का एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। टैन एक्स का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटा देते हैं। कॉट एक्स में एन पाई का मल्टीपल हटा देते हैं। सेक एक्स होता है 1 बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स जहां पर 0 होगा उस वाले पॉइंट को हटा दो, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को हटा दो। कॉसेक एक्स जहां पर साइन 0 होगा उस वाले पॉइंट को आप हटा दो, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मॉडुलस एक्स का एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर रूट एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 बाई एक्स है तो रियल नंबर में से 0 को आप हटा दो। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स क्यूब है तो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक बार को इनका रेंज हम देखते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज सेम होता है। टैन एक्स और कॉट एक्स का रेंज सेम होता है। सेक एक्स और कॉसेक एक्स का रेंज सेम होता है। इनका रेंज क्या होता है बाबू? माइनस इन्फिनाइट टू -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट, ये क्लोज इंटरवल रहेगा। माइनस इन्फिनाइट टू -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट, क्लोज इंटरवल। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रेंज जो है इंटीजर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ध्यान रखना है बाबू, 0 पर ओपन होता है, 1 पर क्लोज होता है। मॉडुलस एक्स का 0 टू इन्फिनाइट। रूट एक्स का 0 टू इन्फिनाइट। 1 बाई एक्स का रियल नंबर में से हम 0 को हटा देंगे इसको, ठीक है ना। ये r-0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का 0 से लेके इन्फिनाइट। एक्स क्यूब का रियल नंबर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला का 2 केस बनता है। अगर a हमारा पॉजिटिव है तो -d/4a से लेके इन्फिनाइट, और अगर a हमारा नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस का d/4a, ठीक है। अगर कभी हमारे पास a sin x प्लस माइनस का b cos x लिखा है बाबू, तो इसका जो रेंज है रूट -a² प्लस b² से लेके प्लस का रूट a² प्लस b² होता है। सिग्नम एक्स, नीचे कुछ एक फंक्शन और लिखेंगे। सिग्नम एक्स का रेंज क्या होता है? -0 1, सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज होती है, प्लस -1 0। a टू द पावर x हमेशा 0 से लेके इनफिनाइट होगा। ध्यान रखना यहाँ पर 0 पर ओपन होता है, क्यों?
क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है कभी जीरो को टच नहीं करता बेटा। ई टू द पावर एक्स का भी जीरो से इनफाइनाइट, लॉग एक्स का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी कि रियल नंबर होता है इसका रेंज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबू टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन हम किसे कहते हैं? इसको अगर कभी भी एक एक्स पर सिर्फ और सिर्फ एक वाई की वैल्यू है तो हम इसे हम क्या बोलेंगे बाबू? वन वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, वन वन फंक्शन की टेस्टिंग के कितने तरीके सर? तीन तरीके। कौन कौन सा? सबसे पहला एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं सर? एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू कर देते हैं। अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो हम बोल देते हैं वन वन है। अगर एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आ जाए तो हम बोल देते हैं सर वन वन नहीं है। ठीक है, और दूसरा तरीका है बाबू ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन हम टेस्टिंग करते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन को अगर कोई भी कर्व एक से ज्यादा जगह पर काटती है तो यानी कि दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। और अगर किसी भी कर्व को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह पर काटे तो यानी कि सर दिस इज अ फंक्शन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग फॉर द वन वन एंड वन वन फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं बाबू कंसेप्ट ऑफ द मोनोटोनिसिटी। का तीसरा रूल है कि अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इस तरीके से, तो यानी कि ये वन वन फंक्शन होंगे। रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह पर ही काटेगी, यानी कि दिस विल बी वन वन फंक्शन। बात समझ आ गया? हाँ या ना? नेक्स्ट आते हैं सर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हम किसे बोलते हैं बाबू? अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तो सर ऑन टू फंक्शन बोलते हैं सिंपली, है ना। जैसे अगर हमारे पास एफ ऑफ ए टू बी दिया गया है, इसे हम कहते हैं सर डोमेन और इसे हम कहते हैं बाबू कोडोमेन। आप हमेशा हर सवाल का रेंज फाइंड आउट करो, आप चेक करो कि क्या रेंज बराबर कोडोमेन है या नहीं है। अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तो आप ऑन टू बोल दोगे, अगर रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन है तो सर आप इन टू बोल दोगे। सिंपल है। सबसे लास्ट में सर बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं? कोई भी फंक्शन अगर वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो सर ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में एक बार कोई इक्विवेलेंस क्लास भी हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास हम किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में इक्विवेलेंस क्लास हमारा डिफाइन होता है। और इसमें एक कंडीशन और भी होती है, कंडीशन नंबर 4 भी आप इसको इसमें नोट डाउन कर सकते हो। वैसे एक कंडीशन और भी होती है कि ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? पार्टीशन ऑफ सेट होने चाहिए, यानी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 AN इज इक्वल्स टू सेट A के बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि अगर कोई इक्विवेलेंस क्लास है ना, जो कि दो सेट के साथ में एसोसिएटेड है, तो ऐसे केसेस में ये दोनों सेट ही हमारे क्या हो जाएंगे सर? बराबर हो जाते हैं। और इक्विवेलेंस क्लास का सेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास का सेंस ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है बी, ये कितने एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर बी जो है दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो बी का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा सर? 1 और 3 हो जाएगा। सिंपल। नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं बाबू। नंबर ऑफ रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n होता है। यहाँ पर n क्या है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन डायरेक्ट फाइंड आउट करने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। इक्विवेलेंस रिलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं बेल नंबर से। इसमें बेल नंबर ध्यान रखना, B0 की वैल्यू 1 होती है, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, B3 की वैल्यू 5 और B4 की वैल्यू 15 होती है। बस आप 4 तक याद रखना है, यानी कि किसी भी सेट में अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 हो जाएगा। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एक है तो उसमें भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 बनेगा। किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बनेगा। किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन 5 बनेगा। किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 4 है तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन 15 बनेगा। ये इसका कहने का मतलब है। अब नंबर ऑफ फंक्शन पे आता है। सबसे पहले वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में n फैक्टोरियल होता है अगर ये दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, ठीक है। और अगर यहाँ पर m में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 0 1 1 बनेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। और अगर यहाँ पर ये इस वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो सबसे पहला का आप
अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो n cm, n में से m एलिमेंट आप निकाल लो, फिर उन m एलिमेंट को आप अरेंज कर दो, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में अगर ये दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये m फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑन टू फंक्शन का हम देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बाबू, अगला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प तरीके से इसका रिवीजन हम करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है? जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी कि सर 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। जब कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। नेक्स्ट देखो भैया, अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल डोमेन -1 से 1, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? 0 से लेके पाई। प्रिंसिपल डोमेन हो जाएगा -1 से 1। tan इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा -π/2 से लेके π/2, ठीक है। cot इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा सर 0 से लेके पाई। सेक इनवर्स एक्स का रियल नंबर में से -1 से 1 हटा दो, रेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई, इसमें से π/2 को आप हटा दो। कॉसेक इनवर्स एक्स का रियल नंबर में से -1 से 1, -π/2 से लेके π/2, 0 आप इसमें से हटा दो, ठीक है। अगला फॉर्मूला, दो सेम डोमेन वाले फंक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो सर वैल्यू हमारे पास π/2 आ जाती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स π/2 आ जाएगा। इसके अलावा जो अगला फॉर्मूला है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू x, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू x, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स की वैल्यू x। यहां पर x कहां से कहां होना चाहिए बाबू? प्रिंसिपल डोमेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगला फॉर्मूला है साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा। अगर थीटा हमारा प्रिंसिपल रेंज में है तो इस तरीके से tan ऑफ tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा, सेक ऑफ सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके बोर्ड के लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो x की वैल्यू a sin थीटा a cos थीटा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो a tan थीटा a cot थीटा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो a sec थीटा a cosec थीटा। अगर कभी भी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, या अगर ये फॉर्मेट्स हमारे पास दिए गए तो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। 3 sin x माइनस 4x क्यूब लिखा है तो x इज इक्वल टू sin थीटा। 4x क्यूब माइनस 3x लिखा है बाबू तो x इज इक्वल टू cos थीटा। आगे मैं आपको हमेशा ये कैलकुलेशंस पढ़ाता हूँ। cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा लिखा है, cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, क्योंकि ये बनने लग रहा होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा सर हमारा tan π/4 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे को ओरली रटे होते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर कभी भी 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है तो ये बन जाता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ी तबीयत खराब है यार। 1 माइनस साइन 2x हो जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है माइनस माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। सेम इसी तरीके से कॉट में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक में माइनस हमारा बाहर आ जाता है। तो यहां पर मैंने तुम्हें 3 चीजें लिखाई हुई है, एक तो साइन tan कॉसेक, इनमें से माइनस डायरेक्ट बाहर, बाकी सब में से पाई माइनस हमारा बाहर आ जाता है, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट बेटा 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूलाज। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? साइन इनवर्स के फॉर्म में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स के फॉर्म में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट सम टाइम आपको ये वाला फॉर्मूला की जरूरत पड़ जाती है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है सर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू होती है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और ट्रायंगुलर कन्वर्जन अपन किस तरीके से करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, tan इनवर्स के फॉर्म में x अपॉन 1, साइन इनवर्स के फॉर्म में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये था सर हमारा चैप्टर नंबर 2। मजा आ रहा है ना सभी को? ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना, कुछ भी लिखने की जरूरत है नहीं आप,
ठीक है ना। ये नोट्स आपको हमारा दृष्टि स्कूल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे बेटा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आफ्टर द सेशन। ठीक है बाबू, चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट अगला मैट्रिक्स, नेक्स्ट चैप्टर इज द मैट्रिक्स। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ए आई जे क्या है बाबू, लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। सेकेंड टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में दोनों ऑर्डर हमारे बराबर ना हो, यानी कि m डज नॉट इज इक्वल टू n। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पर m इज इक्वल टू क्या हो सर, n के बराबर हो जाए, है ना। यानी कि जहां पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, जहां पर ये प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट लिखे हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो भी हो ये इक्वल होने चाहिए स्केलर मैट्रिक्स में। और इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सर, 1 1 हो। और यहाँ पर I3 में 1 1 1 है ना, मतलब कुल मिला के स्केलर मैट्रिक्स में, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट को आप 1 कर दो। नेक्स्ट है बाबू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, या तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो, या तो ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो। अगर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे ट्रायंगल ऊपर बनेगा तो अपर ट्रायंगुलर। ऊपर के सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो ट्रायंगुलर, ट्रायंगल नीचे बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर। नल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं बाबू, नल मैट्रिक्स कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जो कि जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो के बराबर हो। और ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, यानी कि नल मैट्रिक्स कैन बी एनी ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट आते सर अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स में सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, जिसमें सर सारे के सारे ऑर्डर ही हमारे क्या हो, बराबर हो। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे बी आई जे पी क्रॉस क्यू, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ रो के बराबर, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए। पहली बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स की सबसे पहले कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है कि ऑर्डर हमारा इक्वल होना चाहिए। और किस तरीके से दो मैट्रिक्स ऐड होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। थर्ड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हम किस तरीके से कहते हैं, जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए। ठीक है ना। और रो बाई कॉलम मेथड से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले का रो दूसरे के कॉलम के बराबर, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, यानी कि m क्रॉस q आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर कॉमन निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकल जाएगा, सिंपल है। ठीक है ना। डन है सभी मेरे बच्चों को, हाँ यार। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं सर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में रो और कॉलम को इंटरचेंज हम कर देते हैं तो ट्रांसपोज आ जाता है। तो इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले ऑर्डर हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। दूसरा लोकेशन जो है, अगर ए में ए आई जे है तो उसी की लोकेशन इसमें ए जे आई हो जाएगा। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होता है इस तरीके से। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। बेटा मैट्रिक्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं, है ना। तबीयत बहुत खराब है यार। सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टी, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो सर बी बराबर सी होना चाहिए। लैम्डा ए प्लस बी, अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा हर जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये कि तुम लोगों का पेपर इतना पास आ चुका है ना, छोड़ नहीं सकते अभी, समझ रहे हो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए बी और बी ये दोनों बराबर नहीं होता। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। अगर ए बी बराबर ए सी है तो बी डज नॉट इज इक्वल टू सी होगा। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको।
नेक्स्ट आते हैं बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट बराबर हो, सिमेट्रिक यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर बी ए होता है अगर सिमेट्रिक है तो। अगर ए सिमेट्रिक तो ए की पावर एन भी हमारा कैसा होगा बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज दे, अच्छा उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक हम देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक हम किसे बोलेंगे? सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए। दूसरी बात, प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव टाइप होने चाहिए, ठीक है ना? यानी ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू माइनस ए आई आई बराबर 0, ए आई जे बराबर माइनस का 8 जे आई। अब इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें अगर इसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, इसमें से अगर इसका ट्रांसपोज घटाएंगे तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है? और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ द सिमेट्रिक और सम ऑफ द सिमेट्रिक के फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n, मतलब कितना भी आप कर लो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू ए होगा। अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1। इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है? डन। चलिए अगला चैप्टर है बाबू डिटर्मिनेंट, ठीक है ना? नेक्स्ट चैप्टर इज द डिटर्मिनेंट, देख लो एक बार फटाफट। तो नेक्स्ट चैप्टर इज द डिटर्मिनेंट। बेटा डिटर्मिनेंट को एक बार देखते हैं फटाफट। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करते हैं एक बार याद करो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2x2 मैट्रिक 2x2 का डिटर्मिनेंट हम जानते हैं किस तरीके से ओपन होता है ना? ये तो तुम जानते हो। 3x3 तुम जानते हो। MIJ क्या होता है बाबू? उस रो या कॉलम को छोड़ के जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनता है, डिटर्मिनेंट फाउंड बाय लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम। कोफैक्टर क्या होता है? -1 टू द पावर i प्लस j इंटू MIJ। कुछ एक कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के सेम कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो सर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आती है। और किसी दूसरे कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो सर वैल्यूज हमारी 0 आती है। अब कुछ एक प्रॉपर्टीज देख लो इसमें। पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव टाइम। थर्ड है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो सेम हो जाए तो वैल्यू 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो जाए तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम से ही कॉमन निकलेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस बी नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन होता है। ये सब तुमको पढ़ा चुका हो बेटा। और अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा एबीसी हो जाएगा अगर डायगोनल के एलिमेंट एबीसी है तो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ये हो जाएगा के टू द पावर एन इनटू ए। एडजॉइंट पर आता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? 2x2 में अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, है ना, कुल मिला के कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। 2x2 डायरेक्ट आपको रटा होना चाहिए। डी यहां पर है तो डी यहां पर रख देंगे, ए यहां पर है तो ए यहां पर लिख देंगे। इन दोनों का साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है? एडजॉइंट ऑफ ए प्लस माइनस बी, ये क्या होता है सर? एडजॉइंट ऑफ ए प्लस माइनस एडजॉइंट ऑफ बी होगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर यहाँ पर एडजॉइंट आर टाइम लिखा है तो ये फॉर्मूला क्या होता है बाबू? अगर ऑर्डर एन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 टू द पावर आर, ठीक है ना? तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर हम और आते हैं। सबसे पहले, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो सर वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? सिंगुलर।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? अगर ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो। ऐसे केसेस में ए का इनवर्स बी हो जाएगा, बी का इनवर्स हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स इनवर्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा। ए इंटू ए का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ए प्लस माइनस बी का इनवर्स हो जाएगा ए इनवर्स प्लस बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स हो जाएगा बाबू बी इनवर्स माइनस का ए इनवर्स, ठीक है। रटे हो रहे भैया तुम्हारे को। नेक्स्ट देखो, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है सर? जीरो होता है। छपा होना चाहिए दिमाग में। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहला नोट कि अगर ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए सिंगुलर है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर ए सी होगा, तो दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर सी हो जाएगा, है ना। और ए इनवर्स होता है क्या सर? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है बाबू? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, है ना। बाहर मॉड लगा देंगे 1/2। कोलिनियरिटी में एक तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर 0, दूसरा इनके स्लोप बराबर कर सकते हैं। क्योंकि एक नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल ही लगाओ। ठीक है ना। तो स्लोप बिटवीन ए बी इज इक्वल टू स्लोप बिटवीन बी सी इज इक्वल टू स्लोप बिटवीन ए सी हम लगा सकते हैं, ठीक है बाबू, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में जो आपके सिलेबस में है वो मेनली आप बस 3x3 का आप ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका दो केस बन सकता है। एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। अगर ए नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू डी से निकल जाएगा। जनरली बोर्ड के सिलेबस में बेटा यही आता है, बोर्ड के सिलेबस में यही आता है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ऐसे केसेस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी निकालता है। अब यहां पर भी अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी बराबर 0 आ जाए तो इसका दो केस बनता है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन तब बनता है जब इक्वेशन कंसिस्टेंट हो, अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो नो सोल्यूशन। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डी अगर नॉन जीरो है तो नो सोल्यूशन। ठीक है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हाँ यार, तो ये जो है पूरा का पूरा हमारा डिटर्मिनेंट है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा आपको रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट आते हैं बाबू अगला चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही कंसाइज बन जाता है अगर आप लोग फॉर्मूला रिवीजन के हिसाब से देखते हो, क्योंकि इसमें फॉर्मूले से ज्यादा कंसेप्ट होता है। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तब होता है ग्राफिकली जब हम बिना पेन उठाए ग्राफ को ड्रॉ कर सके। डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब सर हमारा ग्राफ जो है ब्रेक हो जाए। डिफरेंशिएबल कब होगा बाबू? जब एक तो कॉन्टिन्यूअस हो, दूसरा फंक्शन हमारा स्मूथ। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा? एक तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू हो जाए, दूसरा फंक्शन हमारा शार्प टर्न आ जाए, तो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब कुछ एक बातें आपको ओरली ध्यान रखनी चाहिए, ऑल्दो हम डिटेल लेक्चर में इनको मैं आपको ग्राफ के थ्रू पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो बस ध्यान रखना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं कहां पर? एक्स बिलोंग्स टू इंटीग्रल पॉइंट पर। लॉगरिथम फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। कोई भी रेशनल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा जब इसका डिनोमिनेटर हमारा डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है मित्र, क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की है कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो दोनों फंक्शन को अगर हम जोड़ेंगे तो भी अगर हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है, ये कब होगा? जब ये तीन चीजें बराबर हो, यानी ए प्लस पर फंक्शन की वैल्यू वही वैल्यू एफ ऑफ ए पर, वही वैल्यू ए माइनस। तो टेक्निकली हम इसे कहते हैं कि लिमिट हमारी डिफाइंड हो, क्योंकि लिमिट डिफाइन होने की भी डेफिनेशन यही है कि आर एच एल बराबर एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है।
अब इसी में एक टर्म और आता है कि फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कब हो, जब इन तीनों में से कोई भी दो चीज अनइक्वल हो जाए, यानी कि ये दोनों अनइक्वल हो जाए तो भी डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों अनइक्वल हो जाए तो भी, या ये दोनों हो जाए तो भी। बेटा अगर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू ए पर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी होगा। बस डिवीजन में डिनोमिनेटर हमारा डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इसमें किसी भी कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये कॉन्टिन्यूस होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे यानी कि मॉड ले लेंगे तो भी ये कॉन्टिन्यूस ही होगा। डिफरेंशिएशन में मैं कोई आपको फॉर्मूला रिवीजन इसमें होता भी नहीं है, बस आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चेन रूल है, फिर यूज ऑफ द लॉगरिथम है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, सबसे लास्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। अब अगर इनको मैं वन गो में आपको रिवाइज करा दूं तो इसमें ऐसा कुछ रिवीजन का है नहीं, इसमें सारे के सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब हम होपफुली आप लोगों ने देख रखा होगा कि हम इनके कंसेप्ट को कैसे करते हैं, बस मैंने आपको सिर्फ इनका एक प्रोसेस आपको रिवाइज करा है। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको और डिटेल में आपको करा देता हूँ तो चेन रूल कब लगता है बाबू, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन, इस तरीके से होता है, तो इसमें बाहर से अपन डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं। यूज ऑफ द लॉगरिथम, यूज ऑफ द लॉगरिथम के कितने केसेस होता है, जनरली अपन इसको 3 केसेस में करते हैं। सबसे पहला का जब ढेर सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड होता है, दूसरा का जब एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, तीसरा जब लॉग के अंदर एफ जी आ जाए, ठीक है ना। तो ये जनरली 3 केसेस में अपन करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है, जब x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जे टी आ जाए, तो ऐसे केसेस में dy बाई डी एक्स क्या बन जाता है बाबू, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, यही बन जाता है ना। और अगर हमें कभी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं सर, dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एचओडी में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, फिर क्या करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल, तीसरा अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन रूल, चेन रूल ध्यान पूर्वक लगाते हैं, पूरा मेथड लिखा रखा है ना आपको, और जो निकालना होता है वो निकल के आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन के लिए जो हमारे आईटीएफ के सब्स्टिट्यूशन हैं उसको रेफर करो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स कैसे लिखते हैं, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसका डेरिवेटिव ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है इसका डेरिवेटिव नीचे। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, दोनों साइड डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। इनफाइनाइट सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उस रेपिटेशन को हटा के इसकी जगह पर वाई मान देते हैं, ठीक है ना, डन है। तो दिस वाज द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां से आपके पेपर में 4 से 5 नंबर के, 4 से 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो केस बेस्ड स्टडी का 4 नंबर का आएगा, बाकी 2-3 नंबर का 2 नंबर में या 1 नंबर में कई बार को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। मोनोटोनिसिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसे बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन इसे बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इसे बोलेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन हम जैसे घर की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इनमें कंडीशन क्या होती है बाबू, अगर x1 हमारा x2 से बड़ा है और f की वैल्यू सेम इनइक्वालिटी को फॉलो करती है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x1 हमारा x2 से बड़ा है, यहां पर इक्वलिटी लग जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x1 हमारा x2 से बड़ा है, इनइक्वालिटी अगर रिवर्स हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। x1 अगर x2 से बड़ा है और यहाँ पर इक्वलिटी रिवर्स हो जाए और इक्वलिटी लग जाए तो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे बेसिक चीज यही है। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अगर किसी भी पॉइंट के पहले स्लोप पॉजिटिव है, बाद में भी स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन इंक्रीज करेगा। किसी भी पॉइंट के पहले स्लोप नेगेटिव है, बाद में भी नेगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा।
किसी भी फंक्शन के पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, यानी फंक्शन पहले बढ़ेगा फिर गिरेगा, यानी दिस इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सेम इसी तरीके से अगर पहले स्लोप नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव, यानी फंक्शन पहले डिक्रीज करेगा बाद में इंक्रीज करेगा, यानी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है बाबू, क्लियर है? हाँ यार, नेक्स्ट आते हैं कुछ एक चीजें और। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए ax² प्लस bx प्लस सी, अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है ये पक्की बात है कि सर पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना बाबू, a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर d नेगेटिव है तो। और अगर a नेगेटिव d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो d नेगेटिव दोनों में होना चाहिए। ये वैल्यू डिपेंड करती है a पर, अगर a पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, a नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन बिटवीन टू फंक्शन पर आता है। अगर f और g हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है, इस फंक्शन को हम इसकी सबसे बड़ी वैल्यू से भी बड़ा कर देंगे। ये फंक्शन अगर इस फंक्शन से छोटा है तो इस फंक्शन को हम इसकी सबसे छोटी वैल्यू से छोटा कर देते हैं। ठीक है ना, यही तरीका होता है। नेक्स्ट है बाबू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर किसी फंक्शन की शक्ल ऐसी है तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड। कोई फंक्शन अगर ऐसा है तो इसे हम बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव अगर अपवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, कॉनकेव अगर डाउनवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस फंक्शन के अबाउट फंक्शन की कॉनकेविटी चेंज हो रही है। जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक्स क्यूब में एक्स इज इक्वल टू 0 के आसपास फंक्शन की कॉनकेविटी चेंज हो रही है, दैट मींस कि एक्स इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन है। नेक्स्ट जरा आप देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के निकालने के दो तरीके, एक तो फर्स्ट ओडीटी, दूसरा सेकंड ओडीटी, यानी ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग में अगर किसी भी पॉइंट के आसपास स्लोप हमारा पॉजिटिव हो और इस वाले पॉइंट पर स्लोप 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि सर हमारा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इसमें डिफरेंस क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये बाबू नॉन जीरो होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में 0 होना चाहिए स्लोप। सेम इसी तरीके से किसी भी पॉइंट के पहले स्लोप नेगेटिव है बाद में स्लोप नेगेटिव है और एफ डैश ए बराबर 0 आ जाए इस पॉइंट पर, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग और उसमें क्या डिफरेंस है? डिक्रीजिंग में बाबू यहां पर भी स्लोप हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि थ्रू आउट द डोमेन हमारा ये नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें क्या है कि बीच में स्लोप हमारा 0 बन जाता है। अब एक बार को अपन सेकंड ओडीटी देखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। हम इसमें सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। अब एफ डबल डैश एक्स को आप 0 पुट कर दो, साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स अपन बेटा देख रहे होता है। अगर किसी भी पॉइंट के पहले डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, तो अगर पहले डबल डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव होगा यानी कि कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, फिर अगर नेगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेम इसी तरीके से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, तो भी हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का मोनोटोनिसिटी का पार्ट। नेक्स्ट आता है बाबू मैक्सिमा मिनिमम। अगर कोई फंक्शन की शक्ल ऐसी है, किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये इसके आसपास की वैल्यू से क्या हो, छोटी है, तो हम बोलेंगे बाबू ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। और किसी भी पॉइंट पर वैल्यू अगर इसके पड़ोसियों की वैल्यू से बड़ी है तो हम इसे बोलेंगे सर दिस विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि एफ ऑफ ए पर जो वैल्यू है ये ए प्लस एच से भी बड़ी है और ए माइनस एच से भी बड़ी है, तो दिस विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हम किससे कहते हैं? अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 है या एफ डैश एक्स बराबर डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डबल स्लोप 0 हो, कोई अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो स्लोप नॉट डिफाइन होगा, तो भी हम उसको क्रिटिकल पॉइंट ट्रीट करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं बाबू? फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 है तो इसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। मैक्सिमम मिनिमा निकालने का दो तरीका है, एक तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इनफैक्ट, एक तो फर्स्ट ओडीटी दूसरा सेकंड ओडीटी। फर्स्ट ओडीटी यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग में क्या करता है, किसी भी पॉइंट के पहले अगर स्लोप पॉजिटिव है बाद में स्लोप नेगेटिव है और एफ डैश ए बराबर यहां पर 0 है ना, ये डज नॉट डिफाइन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
और किसी भी पॉइंट के पहले अगर किसी भी पॉइंट के पहले स्लोप नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, यानी फंक्शन पहले गिरेगा फिर फंक्शन हमारा उठेगा, तो ऐसे केसेस में दिस विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डन है। अब तीसरा केस ये भी हो सकता है कि इसके पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में स्लोप पॉजिटिव, तो फिर तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। चौथा केस ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है ना। इसे मैक्सिमा मिनिमा के टर्म में अपन बोलते हैं बाबू नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या बोलते हैं सर? नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। डन है। अब इसमें देखो सेकंड ओडीटी क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग। आप सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे। अगर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डैश डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। किसी भी पॉइंट पर अगर डबल डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेक्स्ट है बाबू ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा। आप सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालोगे, फिर आप एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। फंक्शन की वैल्यू सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट पर आप निकाल लो, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे जैसे एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे सब पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमा, जहां पर सबसे छोटी दिस विल बी ग्लोबल मिनिमा। डन। मैक्सिमम मिनिमा इन द क्लोज इंटरवल। सबसे पहला काम एफ डैश एक्स बराबर जीरो निकालो, है ना। उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्रिटिकल पॉइंट जो भी हो वो ए से लेके बी के बीच में होना चाहिए। ऐसे केसेस में आप सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, यानी ए और बी पर भी फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे। इनमें जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी दैट विल बी द ग्लोबल मैक्सिमा, और इनमें जहां पर सबसे छोटी दैट विल बी द ग्लोबल मिनिमा। डन है बाबू? क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से एक बार मुझे देख के बता दो फटाफट। आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर बुक वन का गेम होता है सर ओवर। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे बुक टू, और बुक टू का सबसे पहला चैप्टर है सर हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, यानी कि इंटीग्रल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुक टू का। इसमें ना नंबरिंग पड़ी हुई है बाबू, ऐसे 1 2 3 करके, बस आप उसी के हिसाब से पढ़ते जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज आप देखो। बेसिक फॉर्मूलाज में एक्स टू द पावर एन का क्या है एक बार आप देख लो, इनको आई डोंट थिंक बोलने की भी जरूरत है। एक्स टू द पावर एन का क्या होगा? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पर एन कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, ऑब्वियस सी बात है। एक्स डी एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। के डी एक्स क्या होगा? के एक्स प्लस सी। रूट एक्स का क्या होगा? टू बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। ओरली रटा होना चाहिए। वन बाई रूट एक्स का क्या होता है? टू रूट एक्स। वन बाई एक्स का एल मॉड एक्स। ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो ये हो गए सारे के सारे अलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का देखते हैं। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, tan इंटू सेक का सेक, सेक स्क्वायर का tan एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स। देखते चलो आराम आराम से, तुम्हें सब मालूम है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स। इनवर्स वाले देख लेते हैं। देखो 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 फॉर्मूलाज तो तुम्हें पता ही होंगे। अब इनवर्स वाले वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसी में माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो ये हो गया वन। टू कहां पर है? टू रहा ये। कुछ एक इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। अगर साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस सी है तो एक्स की जगह पर अगर हम कोई लीनियर फंक्शन रखते हैं तो इंटीग्रल सेम वैसे ही बनेगा, बस यहां पर लीनियर फंक्शन आ जाएगा। और अगर ए एक्स प्लस बी है तो इंटीग्रल सेम इसी तरीके से बनेगा, बस यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है तो ये भी ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। बस जो एक्स का कॉफिशिएंट है उससे हम क्या कर देते हैं सर? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डन है। थर्ड पर आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अगर एक फंक्शन के साथ में उसी का डेरिवेटिव मौजूद है तो इस फंक्शन को अपन टी मान लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम लोग जानते हो। नेक्स्ट आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर या साइन की पावर इवन, कॉस की पावर इवन। तो ऐसे केसेस में साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू हो जाएगा।
साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो जाएगी बाबू 1/4 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x। कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू 1/4 3 कॉस एक्स माइनस का कॉस 3x हो जाएगा। डन है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा दिस वन। ठीक है, डन है। फिफ्थ नंबर पर आते हैं बाबू 6 स्पेशल इंटीग्रल। फॉर्मूलाज आप पढ़ लो, आप फॉर्मूलाज देखो। सबसे पहला है 1/x² प्लस a², तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूलाज में बाबू 1/2a आता है। अगर ये x माइनस ए है तो यहाँ पर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। अगर a² माइनस x² है तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सिंपल है, डन है। और ये दोनों फॉर्मूलाज देखो, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस a² dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a², दोनों में log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a² रूट एक्स स्क्वायर माइनस a²। 1/a² माइनस x² में हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है ना, सिंपल, याद आ रहा है सब कुछ। नेक्स्ट है बाबू 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। रूट x² प्लस a², ये तीनों फॉर्मूलाज में बाबू x/2 होता है। जो ये लिखा है एज इट इज हम लिख देते हैं, जो ये लिखा है एज इट इज लिख दो। अगर यहाँ पर प्लस a²/2 है तो प्लस a²/2, माइनस a² है तो माइनस a²/2, प्लस a² है तो प्लस a²/2। ऊपर के दोनों फॉर्मूलाज में log x प्लस log x प्लस, जो ये लिखा गया है एज इट इज यहाँ पर लिख दो, जो ये लिखा गया है एज इट इज यहाँ लिख दो। इसमें साइन इनवर्स x/a आ जाएगा। डन है। उसके बाद 4 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। tan x का फॉर्मूला होता है बाबू log mod sec x प्लस c, बहुत काम का आता है, बहुत काम। cot x का फॉर्मूला होता है log mod sin x प्लस c, sec x का होगा log mod sec x प्लस tan x प्लस c, cosec x का होगा log mod cot x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में अगर कभी भी 1/क्वाड्रेटिक या 1/रूट क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक लिखा है तो सर हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक लिखा है तो लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। लैम्डा निकालो म्यू निकालो, 4 नंबर का सवाल यहीं से आता है, तुम लोगों को मालूम है। 3 नंबर का सवाल, सॉरी 4 नंबर में नहीं। फिर इस इंटीग्रल को अपन दो पार्टों में ऐसे बांट लेते हैं, I1 प्लस I2। इसमें जो I1 बनता है बाबू ये f' अपॉन f ऑफ x, I2 जो बनता है ये f' अपॉन रूट f ऑफ x। तो बस इसमें एक बनता है 1/क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक टाइप का, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेते हो। बाकी इसमें दूसरा वाला f' अपॉन f ऑफ x या f' अपॉन रूट f ऑफ x, तो नीचे वाले को टी पुट कर देते, ऊपर वाला अपने आप आराम से निकल आता। ठीक है ना, डन है। हाँ यार, तो ये पूरा अपन देख चुके हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट आते हैं बाबू 9th नंबर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के कितने केसेस होते हैं बेटा? 3 केसेस होता है। सबसे पहला, जहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, जहां पर इसकी डिग्री होती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटी, और जहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री अगर बड़ी है तो ये नीचे के दोनों केसेस में तो एडजस्टमेंट करके अपन सवाल बना देता है। और बाकी जो इसमें पहला केस है इसका टोटल मिला के ये 3 केस बन रहा होता है। आपकी एनसीईआरटी में 10 केस लिख रखे फालतू बना के। पहला केस तो ये है कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर लिखे हुए हैं तो इनको अपन a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2 ऐसे करके लिख देते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायरिंग लगी है तो एक बार एक डिग्री कम करके हम लिखेंगे a एक्स प्लस 1 और उसके बाद x प्लस 1 का स्क्वायर अपन बना देंगे इस तरीके से। और नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो ऊपर एक डिग्री हम कम करके लिख देंगे a एक्स प्लस b करके। नेक्स्ट भैया बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड हम वहां पर लगाते हैं जहां पर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो। इसमें एक फंक्शन को अपन बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को अपन बोलते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हम किस तरीके से मानते हैं? आइलेट रूल, आई फॉर इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल।
और सेकंड फंक्शन उसे मानते हैं जो आसानी से इंटीग्रेट हो सके। तो इसमें हम करते क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, ये पूरे का इंटीग्रल अपन कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन, यानी e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर लिखा है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस c हो जाए। तो ये पूरा का पूरा हमारा पूरा का पूरा हमारा इंटीग्रल गेम चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं बाबू कुछ एक एडवांस सब्स्टिट्यूशंस। एडवांस सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला, अगर नीचे ट्रिगो की डिग्री 2 या 0 है तो ऐसे केसेस में हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को बनाएंगे सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर को बनाएंगे tan x में, tan x को अपन टी पुट कर देंगे। दूसरा ये है कि अगर डिनोमिनेटर में ट्रिगो की डिग्री 1 या 0 है तो साइन एक्स की जगह पर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, cos x की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 कर देंगे। यहां पर हम न्यूमरेटर को बनाएंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 में, डिनोमिनेटर को बनाएंगे tan x बाई 2 में, और tan x बाई 2 को अपन टी पुट कर देंगे। बात समझ आई? नेक्स्ट आ जाओ, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, वो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 होता है, या तो 1 माइनस साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर होता है। अब इसको हम किस तरीके से पुट करते हैं, अगर न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x है तो डिनोमिनेटर में साइन x प्लस cos x बनाने की कोशिश करो। अगर न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन x है तो डिनोमिनेटर में साइन x माइनस cos x बनाने की कोशिश करता है। फोर्थ एडवांस सब्स्टिट्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का, ये इसका दो फॉर्मूला है, एक तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, और दूसरा अगर यहां पर हम माइनस लगाते हैं तो यहां पर हमारा प्लस 2 आ रहा है। अब इसको भी हम इसी तरीके से पुट करते हैं कि अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 बाई एक्स का टर्म बनाओ, और अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 बाई एक्स का टर्म बनाओ। ठीक है बाबू, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टेक्निक। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ट्रिक है, 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, या 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स लिखा है, तो इसमें इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये e टू द पावर x है तो e टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अगर ये e टू द पावर माइनस एक्स है तो e टू द पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर, यानी कि अगर कभी लंबी चौड़ी पावर्स लिखी है 1 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर 5 प्लस 1, ये एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 2 बाई 5, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से नीचे से बड़ी वाली पावर को बाहर निकालते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाते हैं, फिर डिनोमिनेटर को अपन टी पुट कर देते हैं। थर्ड टेक्निक इज द एडजस्टमेंट टेक्निक। एडजस्टमेंट टेक्निक क्या होती है बाबू, अगर जैसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा है तो ऊपर एक जोड़ दो एक घटा दो, सम टाइम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई, इस तरीके से अपन एडिशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 है तो डिनोमिनेटर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। डन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाबू डेफिनेट इंटीग्रल। डन है, हाँ यार, डेफिनेट इंटीग्रल को बेटा एक बार देखते हैं फटाफट। तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही छोटा सिलेबस है इसका, कुछ ज्यादा खासा है नहीं। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है बाबू, एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है। इसकी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज आप देख लो, ए टू ए यानी कि दोनों लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो वैल्यू 0 होगी। अगर लिमिट को हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू हमारी नेगेटिव टाइम हो जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और हम अंदर के वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखो चाहे ए टू बी एफ टी डी टी लिखो, बात दोनों बराबर है, ठीक है। हम लिमिट को बीच में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ए टू बी लिखा है तो ए टू सी वन से लेके बी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सी1 जो हमारा ए से लेके बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है, डन है। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है तो एक्स की जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स हम पुट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ऑड इवन की, ऑड इवन में कई बार को बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बेटा माइनस ए टू ए होना चाहिए, और ये कंडीशन बेस्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन में लगती है। एक तो अगर एफ एक्स हमारा इवन है, एक तो हमारा एफ एक्स ऑड है, मात्र 2 केसेस में। ध्यान रखना फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि नीदर इवन नॉर ऑड हो,
तो ऐसे केसेस में फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ यार, तो सॉरी यार, तो अगर एफ एक्स बेटा इवन है तो हम क्या करते हैं सर, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स पर 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम लिख देते हैं। और अगर एफ एक्स ऑड है तो सर इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बाबू, 0 हो जाएगी। ठीक है, डन है। और 0 to 2, अच्छा अगर ये एफ एक्स नीदर इवन नॉर ऑड हो जाए तो ऐसे केसेस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, देन यूज द किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी 0 to 2a वाली, ये भी कंडीशन बेस्ड प्रॉपर्टी है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो हम लिमिट को आधा कर देते हैं। अगर लिमिट कभी भी आपको हाफ करनी है तो ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, 0 to a 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स है तो सर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना हो, यानी कि ये एफ एक्स ना हो ना तो माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स, तो फिर ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं लगेगी। फिर ऐसे केसेस में क्या करोगे, यूज द किंग प्रॉपर्टी और बेसिक रूल। ठीक है बाबू, ध्यान रखना। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट टेक्निक ध्यान रखो, जैसे अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसा सवाल है जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर लिखा है सर रूट साइन एक्स, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये π/2 है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा आंसर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, यानी कि π/4 हो जाएगा। कुछ एक लिमिट आपको ओरली याद रखना चाहिए, 0 to π साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 होती है, 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर कभी भी मॉडुलस के सवाल है, आप इनको ग्राफिकल टेक्निक या डायरेक्ट मॉड ओपनिंग से आप कर सकते हो। अगर कभी भी मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन बनी हुई है तो आप हमेशा इसको फैक्टराइजेशन करो और वेवी कर्व मेथड का यूज करके आप ऐसे सवालों में मॉड ओपनिंग करो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 8। तो तुम लोग देख सकते हो कि कितना कंसाइज और क्रिस्प तरीके से मैंने आज पूरा रिवीजन आपका करा दिया। सबसे पहले मैं वो डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है सर, एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है। इंटीग्रल जो है जस्ट लाइक अ रोबोट है, इसे ये नहीं मालूम कि आप इसका यूज जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कर रहे हो। तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है इसका एरिया नेगेटिव देता है, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है इसका एरिया पॉजिटिव दे देता है। बाय डिफॉल्ट ये इसकी खास बात है। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें कुछ एक पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है और कुछ एक पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव देगा। लेकिन क्या रियल में इसका एरिया नेगेटिव होगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे सर, इसके साथ में मॉड लगा देंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे बाबू, इसके साथ में मॉड लगा देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस क्या होता है बाबू, हम यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा y, तो एरिया क्या हो जाएगा सर, y इंटू dx आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस के अबाउट एरिया लेते हैं तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में रख के a से लेके b के बीच में x इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, डन है। नेक्स्ट एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, चाहे आप y एक्सिस के अबाउट एरिया लिखो, दोनों बातें सेम है। ठीक है ना, क्योंकि एरिया जो है कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व। ये वैसे सिलेबस में है नहीं, बस ये है कि लाइन और कर्व के बीच का समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है सर, सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं। सवाल नहीं करना, बस आपको तरीका सीखना है। सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देते हैं। तो यही काम हम एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड लाइन करते हैं। ध्यान रखना, ये एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व एंड लाइन आपके सिलेबस में है, यानी कि सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे, फिर ए टू लेके बी, लाइन माइनस कर्व, या अगर कर्व ऊपर है तो कर्व माइनस लाइन। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन सवाल को बना देंगे। ठीक है पत्र, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। डन है भैया? चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं। सेगमेंट नंबर 8, एसएसआर ट्रिक। कुछ एक टेक्निक आपको ओरली याद रखनी है। सबसे पहला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, जहां पर एरिया डायरेक्ट निकले निकाल दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ट्रापेजियम के एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द एलिप्स मॉड पाई ए बी। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी टेक्निक तुम्हारे को ओरली याद रखनी चाहिए। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट मॉड
ग्रेटेस्ट इंटीजर का एरिया निकालने के लिए ऑलवेज यूज द ग्राफिकल कंसेप्ट। अगर कभी भी इस तरीके से सवाल है कि एक सर्कल है और एक लाइन है ना, तो ऐसे केसेस में एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करो, जीरो से लेके ए में अपर कर्व होगा सर्कल, लोअर कर्व होगा लाइन, तो सर्कल माइनस लाइन करके आप आराम से निकाल लोगे। आंसर वेरीफाई करने के लिए आप डायरेक्ट आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि ए स्क्वायर को आप घटा दो, तो इस तरीके से आंसर को हाथों हाथ वेरीफाई कर सकते हो। सेम ऐसे ही कभी भी अगर एक इलिप्स और एक लाइन के बीच का एरिया बोला जाए तो जीरो से लेके ए, इलिप्स का वाई माइनस लाइन का वाई घटा दो। इसका आंसर वेरीफाई करने के लिए पाई ए बी बाई 4 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ ए बी आप हटा दो। बात समझ आ गई बाबू? नेक्स्ट आ जाओ। कभी भी अगर आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन है, तो इनका एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालोगे, पैराबोला माइनस लाइन आप सिंपली कर दोगे, हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। अगर कभी y इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, हर साल एक बार ये सब पूछे जाता है, तो बस आपको करना क्या है वो ध्यान रखना, ये सेम ही सर्कल का एरिया बन रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर y हमेशा पॉजिटिव है, तो ये जो नीचे का सर्कल है ये नीचे नहीं बनता है ना, y हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा होता है, तो एरिया हमारा हो जाएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर बाई 2। डन है? हाँ यार। नेक्स्ट देखो, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ऐसे केसेस में एरिया अपन कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम इनका इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो जीरो से लेके यहां तक लाइन के साथ एसोसिएटेड एरिया और इस पॉइंट से लेके यहां तक सर्कल के साथ एसोसिएटेड एरिया। इसका आंसर वेरीफाई करने के लिए आप सिंपली ऐसा कर सकते हो, यहां से ये एक्चुअली एरिया होता है हाफ थीटा इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, लिख लेना इसको, हाफ थीटा इंटू ए स्क्वायर। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4, और ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास 32 दी गई है, तो डायरेक्ट आराम से आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बाबू? जैसे यहां पर देखो, जीरो से लेके ए लाइन के साथ और यहां से लेके यहां तक सर्कल के साथ एसोसिएटेड एरिया होगा। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसके लेटेस्ट रेक्टम के साथ एरिया होता है 8/3 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर होता है सर चैप्टर नंबर 8 हमारा खत्म। अब शुरुआत करते हैं बाबू चैप्टर नंबर 9, यानी कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है बाबू? कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 जिनकी वैल्यू हर जगह पर फिक्स होती है। आर्बिट्री कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हर जगह पर फिक्स नहीं होती। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, इसमें x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड करती है, तो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पर x और y के फंक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते, एक्सप्लिसिट फंक्शन जहां पर x और y के फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना इज द डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएशन करा गया, तो ये तो हो गई पूरी बेसिक बात। इसमें जो सबसे मेन है बाबू, दैट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। एक इसमें बेसिक और है, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन हम किसे कहते हैं? जिस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होता है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? कोई भी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव से मिलकर बनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव हम किसे कहते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन हैव बीन डन इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री हम क्या बोलेंगे? ध्यान रखना बाबू, ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हो, डिग्री का गेम टोटली अलग है, ध्यान से समझना। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल होना जरूरी है। अब इसको समझो, डिफरेंशियल इक्वेशन दो हो सकता है, एक तो पॉलिनोमियल हो, एक तो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल अगर है तो डिग्री आप सीधा बोल दोगे कि हाईएस्ट पावर जो होगी मैक्स ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करो। पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करने के बाद अगर ये पॉलिनोमियल बन जाती है तो डिग्री हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ द मैक्स ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर ये पॉलिनोमियल तब भी ना बने तो हम क्या बोलेंगे? डिग्री हमारी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना। तो गलती से भी डिग्री को सीधा मत बोल देना कभी कि डिग्री डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बाबू
मेथड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड। लॉजिक सिंपल है, वेरिएबल एंड सेपरेबल नाम से ही लग रहा है, जहां पर x का वेरिएबल अलग y का वेरिएबल अलग हो जाए, दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल। तो ऐसे केसेस में x के साथ y को y के साथ में रख के आराम से इंटीग्रेट कर दो, हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो प्रकार के सवाल बनता है। एक तो टेस्ट करो कि क्या ये होमोजेनियस है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y पुट करते हैं, और अगर f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, ध्यान रखना, इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, तो हम बोलेंगे कि सर ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन जनरली दो टाइप की है और दोनों ही हमारे सिलेबस में है। पहला f ऑफ y बाई एक्स टाइप, दूसरा f ऑफ x बाई वाई टाइप। अगर ये y बाई एक्स टाइप की है तो y बाई एक्स को हम v पुट कर देंगे, यानी कि y बराबर vx हो जाएगा। अगर ये x बाई वाई टाइप की है तो यहाँ पर x बाई वाई को v पुट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। अब इसमें अगर दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये dy बाई dx है तो हमें dy बाई dx यहाँ से लिखना है, तो dy बाई dx हो जाएगा बाबू, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओ। तो हम x का करेंगे तो बचेगा v प्लस एक्स एज इट इज, v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई dx, फिर आप इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आराम से हमारा आंसर बन जाएगा। और इसमें ये dx बाई dy है तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले y का करेंगे तो बचेगा v प्लस y एज इट इज, v का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो बन जाएगा dv बाई dy। आगे सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किससे बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बाबू दो टाइप की है, दोनों हमारे सिलेबस में है। एक तो dy बाई dx py इज इक्वल टू px इंटू वाई बराबर qx, और दूसरा जस्ट इसी का उल्टा, x और y को अगर रिप्लेस कर दोगे तो ये वाली बन जाएगी, यानी dx बाई dy, यहाँ पर px है तो ये py, ये y है तो ये x, ये qx है तो ये qy। अब इसमें तीन प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो आइडेंटिफाई करो कि क्या ये LDE है, दूसरा ऑर्डर और डिग्री पर, तीसरा सॉल्व करने पर। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है तो ये इसकी तीन चार कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि डिग्री 1 होनी चाहिए, ऑर्डर 1 होना चाहिए। दूसरी बात, y की डिग्री 1 होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी y इंटू dy बाई dx एक साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर y तो यहाँ पर y नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे ये dx बाई dy है तो कभी ऊपर x और यहाँ पर x मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर px और qx क्या है बाबू, एक फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब इसको निकालते कैसे, सबसे पहला काम दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसमें ये px लिखा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर px dx, ये py है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा py dy, ठीक है। फिर हम सोल्यूशन इक्वेशन लिखेंगे। सोल्यूशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, y के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट साइड वाला फंक्शन। यहां पर भी सोल्यूशन इक्वेशन अपन इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। तो भाई चैप्टर नंबर 9 हमारा होता है। नेक्स्ट आते हैं बाबू चैप्टर नंबर 9 के बाद 10, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले बेसिक्स पर आता है। वेक्टर होता क्या है बाबू, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और स्केलर किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। पोजीशन वेक्टर हम किससे कहते हैं, किसी भी वेक्टर को अगर हम ओरिजिन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ये इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर जैसे OP वेक्टर लिखा है, P वेक्टर माइनस O वेक्टर, इसमें जो P है इसे हम टर्मिनल पॉइंट हेड ऑफ द OP बोलेंगे, और ये जो O है इसे रेफरेंस इनिशियल पॉइंट या टेल ऑफ द OP बोलेंगे। और अगर हम A का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B बोलते हैं तो B माइनस A हो जाएगा, ठीक है ना। AB वेक्टर अपन इसे बोलेंगे, सिंपल है, ठीक है पुत्र, क्लियर, हाँ या ना। नेक्स्ट आते हैं बाबू थर्ड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड आप जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट आता है सर टाइप ऑफ द वेक्टर में। टाइप ऑफ द वेक्टर में बाबू सबसे पहले नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, यानी कि ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो दोनों का A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, C1 बराबर C2 होना चाहिए। थर्ड है सर यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर हम किसे बोलेंगे बाबू? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हो, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है सर? 1 होता है। कोई भी वेक्टर लैम्डा मैग्नीट्यूड का इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखोगे? लैम्डा इनटू ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर है तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ द दूसरा वेक्टर लिखा जा सकता है। दोनों अगर पैरेलल वेक्टर है तो दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होना चाहिए। a क्रॉस b बराबर 0, ठीक है ना। को प्लेनर वेक्टर, सारे के सारे वेक्टर अगर एक प्लेन में लाई करते हैं तो को प्लेनर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अगर हर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है तो सर को इनिशियल बोलेंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट रिवर्स डायरेक्शन, तो दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट आ जाओ अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर में। सबसे पहले फ्री वेक्टर हम किसे बोलेंगे? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसको पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप डिस्प्लेस कर सके विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दिस इज द फ्री वेक्टर। एडिशन ऑफ द टू वेक्टर दो तरीकों से होता है, ट्रायंगुलर रूल या पैरेललोग्राम रूल। ट्रायंगुलर रूल में हम क्या करते हैं बाबू? एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल मिलाते हैं, रिजल्टेंट पहले का टेल दूसरे का हेड बन जाता है। पैरेललोग्राम रूल में क्या करते हैं? दोनों का टेल से टेल मिलाता है, सेम ऐसे बी वेक्टर इधर उठा के रखते हैं, सेम ऐसे ए वेक्टर इधर उठा के रखते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा ए प्लस बी वेक्टर बन जाता है। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी, सबसे पहले वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कोई भी कांस्टेंट हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लैम्डा प्लस एम अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा ए प्लस एम ए लिख सकते हैं। ए माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बाबू मीनिंग ऑफ आई एंड जे। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड मॉड आई मॉड जे मॉड के की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, भैया ए बी बराबर बी ए होगा, ए बी सी ये एसोसिएटिव होता है। लैम्डा इंटू एम ए वेक्टर, लैम्डा एम ए इसके बराबर होता है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होगा मॉड बी माइनस ए। सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन मिड पॉइंट, ठीक है। इंटरनल डिवीजन होगा एम बी वेक्टर प्लस यहाँ पर फॉर्मूले में होगा, एक्सटर्नल में माइनस होगा, मिड पॉइंट में बाबू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। हाउ टू फाइंड अननोन रेशियो, कई बार कोई ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 3D वगैरह में। सबसे पहला काम इसमें रेशियो को लैम्डा इस टू 1 ले लेते हैं। लैम्डा यहाँ पर m बाई n होता है, m और n ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा। इंटरनल डिवीजन थ्योरम आप अप्लाई करो, लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन, नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन, लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं पुत्र डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एक एक लाइन इसका फॉर्मूला है। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा, थीटा 0 से लेके पाई, कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हो जाएगा मॉड आई स्क्वायर मॉड जे स्क्वायर मॉड के स्क्वायर। मॉड आई मॉड जे मॉड के 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। थीटा अगर 90 डिग्री कॉस थीटा 0, तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, है ना, अगर थीटा 90 डिग्री है तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। अगर ए वेक्टर हमारे पास a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, भैया अगर a डॉट b 0 है तो यानी कि a और b दोनों परपेंडिकुलर है। प्रोजेक्शन ऑफ a का b वेक्टर पर ये हो जाएगा a डॉट b अपॉन मॉड b, b का प्रोजेक्शन a पर हो जाएगा b डॉट a अपॉन मॉड a, ठीक है, डन, बहुत सुंदर। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आप देखो, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होगा, ए बी सी बराबर इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। अगर ए बी बराबर ए सी है तो बी डज नॉट इज इक्वल टू सी होगा। लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जहां से सवाल हर साल आता है, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी होता है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। यहां पर ए डॉट बी को मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, मॉड ए प्लस बी सी स्क्वायर ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट है। अगर थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 बन जाएगा।
अगर थीटा ऑप्टिव्स है तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, तो ए डॉट बी नेगेटिव बन जाएगा। मॉड ए प्लस बी हमेशा पॉजिटिव होगा, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है पुत्र, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बाबू क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ए और बी आर दो वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसके नेगेटिव साइड माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होगा मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, थीटा जो है 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। एन कैप क्या होता है सर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। मॉड एन कैप क्या हो जाएगा सर, 1 के बराबर। ए क्रॉस बी जो है एक वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी के। ए क्रॉस बी क्या होता है सर, माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा सर, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा जो है 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एक प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहले ए क्रॉस बी डज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। इनफैक्ट ए क्रॉस बी जो है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, यानी कि एसोसिएटिव होगा। अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी कि थीटा हमारा पाई हो जाएगा। देखो थीटा 0 या पाई है तो साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी कि दोनों पैरेलल हो जाए। यानी कि ए क्रॉस बी अगर 0 है तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल। ए क्रॉस ए अगर 0 है यानी दो वेक्टर, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सिंपल है, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि थीटा 0। नेक्स्ट बाबू साइक्लिक रूल, आई जे के, आई क्रॉस जे हो जाएगा के, जे क्रॉस के हो जाएगा आई, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। दो वेक्टर अगर हमारे पास इस तरीके से लिखे गए तो सर ए क्रॉस बी क्या होगा, आई जे के, A1 B1 C1, A2 B2 C2। सिंपल। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट है बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर दोनों एडजेसेंट साइड दी गई है तो मॉड ए क्रॉस बी। दोनों एडजेसेंट अगर डायगोनल दिए गए हैं तो D1 क्रॉस D2। एडजेसेंट नहीं, दोनों डायगोनल अगर दिए गए तो। अगर किसी भी ट्रायंगल के ये तीनों वर्टिसेस अगर मालूम है तो ये होता है सर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस। ठीक है। और भैया अगर ए हमारा बी के पैरेलल है तो सर यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। डन है बाबू। सबसे लास्ट आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहला रिलेशन है tan थीटा बराबर मॉड ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों को डिवाइड कर देंगे। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा के फॉर्मूले को कॉस थीटा के फॉर्मूले को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये पूरा वेक्टर अलजेब्रा का गेम होता है सर खत्म। ठीक है, तो सभी मेरे बच्चों को गॉड ब्लेस यू, हर एक पेज पर तुम्हारे को ढेर सारा आशीर्वाद दे रखा है ताकि तुम पेपर में बढ़िया तरीके से फोड़ के आओ। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बाबू 3D। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D एक बार को हम देखते हैं। सबसे पहले बेसिक्स। बेसिक्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एट द एक्स एक्सिस पर वाई और जेड 0, एट द वाई एक्सिस पर एक्स और जेड 0, जेड एक्सिस पर एक्स और वाई 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीन प्लेन बनाते हैं। एक्स वाई प्लेन पर जेड 0, वाई जेड प्लेन पर एक्स 0, जेड एक्स प्लेन पर वाई 0। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इंटरनल डिवीजन में बीच में प्लस होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। एक्सटर्नल में फॉर्मूला सेम होगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। सबसे लास्ट फाइंडिंग अननोन रेशियो, वही सेम केस है। सबसे पहले लैम्डा बराबर m/n मान लो, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा निकालो, लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन, लैम्डा नेगेटिव एक्सटर्नल, लैम्डा बराबर 1 तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू डीसीज और डीआरस। ठीक है, डीसीज में एल को अपन बोलते हैं कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा। डायरेक्ट फॉर्मूले पर आता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का सम 1 हो जाएगा। इसकी जगह पर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2, यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 पर रखेंगे, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा इज इक्वल टू -1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 2 होती है।
अगर डी आर हमारे ए बी सी हैं तो डी सी क्या हो जाएगा, ए को इन तीनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। भैया डी आर ऑफ ए बी क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। अगर ए बी सी कोलिनियर है तो तीनों का डी आर का प्रोपोर्शनल बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बी शुड बी प्रोपोर्शनल टू बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ए सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर इक्वेशन ऑफ द लाइन पर। दो तरीकों से लिखते हैं। सबसे पहले जहां पर एक लाइन पर एक फिक्स कोऑर्डिनेट और इसका डायरेक्शन वेक्टर मालूम है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। कार्टेशियन में होती है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। जिस लाइन पर दो फिक्स कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है ए और बी तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर। कार्टेशियन में इक्वेशन होगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड टू अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। नेक्स्ट आते हैं बाबू शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस दो तरीकों से पढ़ते हैं, इसक्यू और पैरेलल। दो इसक्यू लाइन के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड बी वन क्रॉस बी टू। पैरेलल लाइन के बीच में ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। ठीक है, उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन cos थीटा क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस सी बात है cos थीटा 0 हो जाएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0। दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो दोनों का प्रोपोर्शनल बराबर हो जाएगा, यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 आ जाएगा। जनरल कोऑर्डिनेट ऑन अ लाइन हम किस तरीके से लिखते हैं बाबू, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, मिड पॉइंट निकाल के मिरर इमेज निकालोगे। सबसे लास्ट में हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ टू लाइन, आई थिंक वो इसमें दिया नहीं गया शायद, है ना। हाँ कोई बात नहीं। तो दो लाइन के बीच का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं बेटा, जैसे ये लाइन है सर L1, ये लाइन है L2। सबसे पहला काम, पहले लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट लिखो, दूसरे लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट लिखो, ये दोनों के कोऑर्डिनेट को बराबर करके लैम्डा या म्यू की वैल्यू आप निकाल लो। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर, म्यू की वैल्यू यहाँ पर निकाल के हम आराम से जनरल कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, हम आराम से इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, है ना। नेक्स्ट आते हैं बाबू चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत ही छोटा चैप्टर है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे पहला काम, इक्वेशन ऑफ लाइन को ड्रॉ कैसे करता है। जनरली मैं आपको दो तरीकों से बताता हूँ, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 या वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म से। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं बाबू, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, लॉस को मिनिमाइज करे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन को। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 को नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, z बराबर ax प्लस by को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें ना नंबरिंग देख के करना। देखो हमारे सिलेबस में एलपीपी दो तरीके से है, एक तो बाउंडेड एलपीपी, दूसरी अनबाउंडेड एलपीपी। बाउंडेड एलपीपी हम किसे कहते हैं, जिसमें फिजिबल रीजन जो है बाउंडेड हो। अनबाउंडेड एलपीपी हम किसे बोलेंगे बाबू, जिसमें फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। दोनों को करने का तरीका लमसम सिमिलर है, थोड़ा सा बस अलग है। बाउंडेड एलपीपी में मैक्स और मिन की वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एनी बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी। और अनबाउंडेड में मैक्स या मिन की वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका आप देखो यहां से, तो रूल ऑफ बाउंडेड फिजिबल रीजन। सबसे पहला काम, कंस्ट्रेंट को ड्रॉ करोगे, फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई करोगे, सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट आप निकालोगे। और कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि एलपीपी का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर ही लाई करेगा। तो आप कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, हर एक कॉर्नर पॉइंट पर z की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। जिस पॉइंट पर z की वैल्यू सबसे बड़ी वो हो जाएगा हमारा z मैक्स, और जहां पर वैल्यू सबसे छोटी वो हो जाएगा हमारा z min। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आता है, अगर z मैक्स या z min की वैल्यू दो पॉइंट पर सेम आ जाए तो ऐसे केसेस में हम ये बोलते हैं कि z मैक्स और z min की वैल्यू ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली पूरी लाइन के अलोंग लाई करेगा,
और ऐसे केसेस में ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है बाबू इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑप्टिमल सोल्यूशन, देयर विल बी एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है ना, बात समझ आ गई, हाँ या ना? नेक्स्ट आ जाओ अनबाउंडेड एलपीपी में। अनबाउंडेड एलपीपी में पूरा प्रोसेस वही सेम है, मतलब आप जेड मैक्स निकालोगे, जेड मिन निकालोगे, लेकिन इसमें आगे हमें टेस्टिंग भी करनी होती है। तो अगर लेट्स से हमें जेड मैक्स की टेस्टिंग करनी है तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट हम बनाते हैं, जेड मैक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एम। ठीक है, अगर जेड मैक्स और ग्रेटर और इक्वल टू एम का कॉमन सोल्यूशन है फिजिबल रीजन के साथ में, तो हम यहाँ पर बोलेंगे भैया कोई मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर जेड मैक्स ग्रेटर और इक्वल टू एम का कोई भी फिजिबल रीजन के साथ कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो हम बोलेंगे यही जो कैपिटल एम की वैल्यू है यही हमारी इसकी मैक्स वैल्यू है। सेम इसी तरीके से मिनिमम के लिए भी यही काम करेंगे। मिनिमम में यहाँ पर लेस देन की इक्वलिटी अपन लगाते हैं। अगर जेड मिन इज लेस देन एम, हम ये लाइन को ड्रॉ करेंगे, अगर ये फिजिबल रीजन के साथ में इसका कोई कॉमन सोल्यूशन आता है तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पर स्मॉल m की जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है, देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम वैल्यू। और अगर कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आता तो हम बोलेंगे यही जो मिनिमम वैल्यू है दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो कुल मिला के बॉटम लाइन अगर मैं आपको बताऊं कि बाउंडेड फिजिबल रीजन में मैक्स या मिन वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है, बट अनबाउंडेड में ये डिपेंड करती है कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी इन दोनों कंडीशन पर। ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होता है, कंस्ट्रेंट सारे लीनियर होता है, इस वजह से कई बार को इस पर बेस भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बाबू, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या नहीं? नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से फटाफट, प्रोबेबिलिटी, सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। देखते हैं एक बार को, प्रोबेबिलिटी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो रखा है ना इस बार। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहता है? जिसका आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं बाबू? टोटल पॉसिबल आउटकम को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर हम n कॉइन को एक साथ में टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n डिस्क को एक साथ में रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 टू द पावर n। सैंपल पॉइंट हम किसे कहते हैं? एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस को सैंपल पॉइंट कहते हैं। इवेंट के टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले सर सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट हम किसे बोलेंगे? जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है। कंपाउंड इवेंट किसे बोलेंगे? जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है। श्योर इवेंट किसे बोलेंगे? अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जहां पर दो इवेंट के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हम किसे बोलेंगे? जहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मतलब कुल मिला के अगर ए बी सी डी इसके पार्टीशन है, सबका यूनियन सैंपल स्पेस होना चाहिए। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, ए एंड बी का मतलब होता है ए एंड बी। चाहे ए एंड बी लिखो चाहे बी एंड ए लिखो, दोनों बातें बराबर है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम किसे कहते हैं? अगर ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट बराबर सैंपल स्पेस है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। डन। चले अब इसके बाद हम कार्ड सिस्टम देखते हैं। कार्ड सिस्टम में टोटल 52 कार्ड है। आधे ब्लैक होते हैं आधे रेड होते हैं, यानी 26 ब्लैक 26 रेड। 26 का आधा स्पेड आधा क्लब, रेड का आधा डायमंड आधा हार्ट। ठीक है, अब ये 13 कार्ड 13 प्रकार के होते हैं। इसमें एक किंग एक क्वीन एक जैक एस और बाकी 9 अदर कार्ड होते हैं। फेस कार्ड ये ऊपर के तीनों कार्ड को कहते हैं किंग क्वीन जैक को। इस तरीके से इसमें टोटल किंग होते हैं 4, 2 ब्लैक 2 रेड। टोटल क्वीन 4, 2 ब्लैक 2 रेड। जैक 2 ब्लैक 2 रेड, 2 ब्लैक 2 रेड। ठीक है, डन है। नेक्स्ट आते हैं बाबू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, जहां पर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। यानी कि यहां पर एफ इवेंट ऑलरेडी हो चुका है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो जो नीचे लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ बाई ई क्या हो जाएगा बाबू? नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट हमेशा 1 होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेम इवेंट हमेशा 1।
ए यूनियन बी बाई सी क्या होगा, ए बाई सी प्लस बी बाई सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। डन है सर? हाँ यार, चलिए, तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। नेक्स्ट आते हैं बाबू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, फोर्थ के बाद फिफ्थ। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये होता है कि अगर आप ए ऊपर लिख रहे हो तो यहाँ पर बी बाई ए नीचे लिखोगे, अगर बी को पहले लिख रहे हो तो यहाँ पर बी को नीचे लिखो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिखते हैं, पहले ए की प्रोबेबिलिटी फिर बी लिखोगे तो बी बाई ए लिखोगे, फिर सी पर आओ तो सी के पहले ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बाबू इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट अपन किससे कहते हैं, जहां पर एक इवेंट के होने नहीं होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े, तो दोनों इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाते हैं। तो अगर ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट है तो सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ये क्या हो जाएगा बाबा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एफ बाई ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसके साथ में तीन चीजें और इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब ई का कॉम्प्लीमेंट एफ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ई और एफ का कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट, ई कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट ये भी इंडिपेंडेंट हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इनटू एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सेम इसी तरीके से ये भी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में अंतर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम किसे बोलते हैं बाबू, अगर दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन फाई है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट इवेंट अपन किसे बोलेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, फिर से एक बार बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस जो है, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों का इंटरसेक्शन फाई, इसमें दोनों का इंटरसेक्शन डज नॉट इज इक्वल टू फाई। इसमें हम एक इवेंट के बारे में बात करते हैं, इसमें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 बी 0 होनी चाहिए, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अलजेब्रा ऑफ द प्रोबेबिलिटी। बेटा हर साल इस पर बेस एक क्वेश्चन कंफर्म है 1 नंबर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है वो, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए यूनियन बी। अगर ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी 0। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दोगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर इंटरसेक्शन नहीं लगा है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दोगे, दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और सबसे लास्ट में ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी और ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो इसकी बात हो गई। नेक्स्ट आ जाओ अगला, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है बाबू, अगर ढेर सारे इवेंट हमारे पास दिए गए हैं, एक इवेंट ई है जो इन सारे इवेंट के साथ में एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 ई2 ई एन लिखेंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की ड्यू टू ई1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की ड्यू टू ई2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यू टू ई1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इन सब को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटू ई बाई ई1, ई2 इंटू ई बाई ई2, ई एन इंटू ई बाई ई एन, इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ई बाई ई आई बन जाएगा। डन। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बाबू बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को अपन क्या कहते हैं सर, रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कॉज बेस प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और बेस थ्योरम होता है कि जहां पर एक इवेंट ऑलरेडी हो जाए, आप ये बताओ कि किसके कारण हुआ है। ठीक है, तो ई आई बाई ई हो जाएगा, नीचे तो लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर लिखेंगे ई आई इंटू ई बाई ई आई। ठीक है ना, यहाँ पर जो इसकी थ्योरम्स है वो सारी की सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही थ्योरम है। तो इस बार हमारा जो सिलेबस है
सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो आई होप यार सभी मेरे बच्चों को सेशन पसंद आया होगा। पूरा का पूरा रिवीजन मैंने आपको लगभग लमसम 1.5 घंटे में करा दिया है। पूरे 13 चैप्टर मैंने आपको एकदम विधिवत तरीके से प्रॉपर करा दिया है। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ये हमारे दृष्टि स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक बार बेटा प्रॉपर आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, इसका प्रिंट आउट भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पेजेस की है नहीं, ये मैक्सिमम 24 पेजेस की है। ठीक है ना? तो होपफुली सभी मेरे बच्चों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। टेक केयर बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।